नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। चामुंडा माता चौराहे पर आयशर और मोपेड की हुई टक्कर, मोपेड चालक ससुर की मौके पर मौत, बहू गंभीर रूप से घायल। सार्वजनिक सूचना के अभाव में दिव्यांग और महिलाएं जन सुनवाई के लिए पहुंचे, कलेक्टर ने किया आश्वस्त। लगेगी कक्षा 15 से 30 जून तक टीवी पर और 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत। रैली निकालकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दिया ज्ञापन। और मलखम दिवस पर व्यायामशालाओं में साधकों ने किया अपनी साधना का प्रदर्शन, उज्जैन में है मलखम की दीर्घ परंपरा। और अब समाचार विस्तार से। शहर के मध्य चामुंडा माता चौराहे पर आयशर मोपेड की दुर्घटना के चलते दर्दनाक हादसे में वृद्ध की मौत हुई व महिला गंभीर रूप से घायल। कुशलपुरा में रहने वाले गोपाल पिता पोप सिंह ठाकुर पटाखा एसोसिएशन के सचिव थे। सुबह अपनी मोपेड से बहू कृष्णाबाई पति मनोज ठाकुर के साथ देवास गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। प्रेम छाया मार्ग से जैसे ही चामुंडा माता चौराहे पर पहुंचे, आगा रोड से तेज रफ्तार में आ रही आयशर से उनकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में आयशर के अगले पहिए में मोपेड फंस गई और मौके पर ही गोपाल ठाकुर की मौत हो गई। बहू भी गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दुर्घटना स्थल मृतक के घर से कुछ ही दूरी पर था, जिसके चलते परिजन चामुंडा माता चौराहे पहुंचे और दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बहू कृष्णा की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। देवास गेट पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर गोपाल का पोस्टमार्टम कराया। दुर्घटना के बाद आयशर चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने आयशर जब्त कर ली, जिसमें पुष्ठे भरे होना बताया जा रहा है। नंबर के आधार पर चालक की तलाश शुरू की गई है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, पुलिस ने इस मामले में अभी जो आयशर चालक है उसके विरुद्ध में एक मामला दर्ज किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर वो कौन से उसमें रॉन्ग डायरेक्शंस थे जिनके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। अनलॉक होती ही जन सुनवाई हेतु पहुंच गई जनता जनार्दन। कलेक्टर ने कहा, करेंगे कार्रवाई, फिलहाल बंद है औपचारिक जन सुनवाई। लगभग 2.5-3 महीने के लॉकडाउन से सारी गतिविधियां ठप हो गई थी। इनमें से एक है प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई। अनलॉक की घोषणा होते ही जनता की उम्मीदों के बांध खुल गए। यही वजह है कि बगैर कोई सार्वजनिक सूचना के ही कुछ दिव्यांग और महिलाएं अपने आवेदन लेकर कोठी पहुंच गए, जहां उनकी संयोगवश मुलाकात जिलाधीश और एडीएम से हो गई। अधिकारियों ने आवेदकों से आवेदन ले लिए और उन्हें आश्वस्त कराया कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी सभी अलग अलग ऑफिसेज में बैठकर जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो भी शिकायतकर्ता या जनसुनवाई के लिए लोग आ रहे हैं, उनका विधिवत निराकरण सभी अधिकारियों को करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। जहां तक बात है पुराने स्वरूप में जैसी जनसुनवाई होती थी उसको करने की, मुझे लगता है कि उसके लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी संक्रमण जो है वो विद्यमान है कोरोना का और इससे संक्रमण की ओर बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई परेशानी न हो, जो लोग आ जाते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई सभी ऑफिसेज में हो जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसे ही शासन से कोई जनसुनवाई के संबंध में दिशा निर्देश मिलेंगे, वैसे ही आगामी निर्णय इस संबंध में लिया जाएगा। शासकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 15 से 30 जून तक चलेगी दूरदर्शन पर, तो वहीं 1 जुलाई से होगा क्लासरूम प्रसारण। महज एक वायरस से पैदा हुई महामारी ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उथल पुथल मचा दी। सारे सिस्टम ध्वस्त कर नए सिस्टम लागू करने के लिए मजबूर किया। गुजरा जमाना शिक्षा जगत के लिए फिलहाल ख्वाब ही बनकर रह गया। वह विद्यार्थियों से ठसम-ठस भरी कक्षाएं, विद्यार्थियों की चहल पहल, खेल के मैदानों की प्रतिस्पर्धाएं व स्टाफ रूम की गहमा गहमी सब सिरे से नदारत हो गई। वह तो गनीमत है कि सहमते सकुचाते नए सत्र की घोषणा हो गई, वह भी इसलिए क्योंकि कोरोना महाराज ने अपने बोरिया बिस्तर समेट लिए हैं। बहरहाल 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को ग्रुपवार सीमित संख्या में प्रवेश, शिक्षकों को ट्रेनिंग, विद्यार्थियों के पालकों की काउंसलिंग, कोरोना गाइडलाइन का पालन के बाद नए सेशन की गाड़ी चल पड़ी। दौलतगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की उच्च श्रेणी शिक्षिका जागृति गायकवाड़ ने नए सेशन की रूपरेखा कुछ यूं बताई। हाँ, तो अभी तो हमको ऑनलाइन क्लास लेना है और डिजीलैब से कोर्स आएगा, तो हम वो बच्चों को आज से ही आना शुरू होएगा और हम बच्चों के ग्रुप में जो बच्चे 9th में थे वो जो 10th में गए हैं, तो उनका ग्रुप बना करके हम उनको वो कोर्स पहुंचा देंगे
और बच्चों से संपर्क करते रहेंगे। हर टीचर को बच्चे कुछ दिए जाएंगे, 10-10 बच्चे, ताकि वो हर टीचर हर विषय का उनसे पूछते रहे कि आपके पास में कोर्स गया है या नहीं गया है, और उसको पूरा करें। और फिर अभी तो शायद 1 तारीख से चालू हो सकते हैं, या अगर 1 तारीख से परिस्थितियां नहीं रही तो फिर 15 तारीख से स्कूल चालू होंगे, और फिर हम कम बच्चे बुलाएंगे। दौलतगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य A.K. पोरवाल ने कहा कि प्रवेश के पूर्व हम विभागीय निर्देशानुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से जो निर्देश पत्र दिनांक 11 जून 2021 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सर्वप्रथम छात्रों को विद्यालय में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करना, उसके बाद उनको मास्क की अनिवार्यता होना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना तथा विद्यालय में 5-5 छात्रों को एक-एक कक्ष में बैठाने की व्यवस्था करना, कक्षावार उनकी स्लिप लगाना कि कौन सा छात्र कौन सी कक्षा में किस कक्ष में बैठेगा, ताकि कोविड-19 गाइडलाइन के नियमों का पूरा पालन हो। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में आशा उषा कार्यकर्ता एकता यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं और जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में आशा और उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अपने मांगों को लेकर कहा कि हमारा नियमितीकरण किया जाए व शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं। अगर हमारी मांगें भविष्य में पूरी नहीं होती हैं तो आगे जाकर हम भूख हड़ताल करेंगे। प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए कविता यारदे ने बताया, हमारे मांगे हैं कि पूरी जो आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है और आशा सहयोगिनी है, पूरा अपनी जिम्मेदारी से सारा काम एक कर्मचारी के तौर पे करती है और उसको ना कोई वेतन दिया जाता है, ना कोई उनका मानदेय फिक्स है। वो जो 2000 रुपये महीने पे अपना काम कर रही है, उसको नियमितीकरण किया जाए और उसको हर क्षेत्र में उसको सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए तो आगे क्या होगा? आगे अगर हमारी अभी तो अनिश्चितकालीन 1 तारीख से हड़ताल चल रही है हमारी, अगर आगे मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल भी हम करेंगे। मलखम्ब दिवस पर कलाबाजियां दिखाई खिलाड़ियों ने, प्रशिक्षकों ने भावी संभावना से परिचय कराया। अंग्रेजी में कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, तो उर्दू में कहा गया है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। हिंदी कहती है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। व्यायाम की कई विधाओं में से एक है मलखम्ब, अर्थात वह खंभा या स्तंभ जिस पर मल्ल अर्थात पहलवान अभ्यास करें। उज्जैन में 8 स्थान फिलहाल है जहां नए और पुराने मलखम्ब साधक साधना करते हैं। व्यायामशाला की गली में स्थित अच्युतानंद व्यायामशाला नगर की वह व्यायामशाला है जहां से मलखम्ब कला परवान चढ़ी। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार मलखम्ब के लिए जीतने वाले प्रदेश के पहले मलखम्ब साधक उज्जैन के हैं। मलखम्ब दिवस पर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा, निजी समर्पण, योग से मलखम्ब का संबंध, साधना की निरंतरता और उसके भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसा कि मलखम्ब खेल एक हमारा इंडिजीनियस गेम है, अपने आप में गुरु परंपरा से आया हुआ खेल है। जैसा योग का महत्व है वैसे ही मलखम्ब का महत्व है। जैसा समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवाभ्य क्षेत्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। सभी व्याधियों का समाधान योग है, लेकिन तभी उसके फ़ायदे हैं जब उसको यथाशक्ति और निरंतर हम करते रहें। हमको विचलित नहीं होना है। अगर हम निरंतर अपना अभ्यास जारी रखेंगे तो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनका भविष्य भी बहुत अच्छा रहने वाला। वो चाहे भले ही मलखम्ब आर्थिक रूप से आपको सदन नहीं करेगा, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र हो या कोई कल्चर एक्टिविटी हो, अगर मलखम्ब का साधक अगर नियमित साधना करता है तो उसको बहुत अच्छा भविष्य है उसका। इधर कनक श्रृंगार शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा भी लॉकडाउन से बंद मलखम्ब प्रशिक्षण को पुनः शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत पूजन अर्चन के बाद प्रशिक्षणार्थियों ने मलखम्ब पर हाथ आजमाए। प्रशिक्षक संतोष सोलंकी ने इस बाबत बताया, आज कनक श्रृंगार शारीरिक प्रशिक्षण समिति द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर मलखम्ब का कार्यक्रम किया गया। आज मलखम्ब दिवस है, इसलिए हम लोगों ने मलखम्ब का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम साल भर से, अभी 2 साल से हम लोग लॉकडाउन में ही कर पा रहे हैं, घर बैठे ही कर रहे थे। आज विशेष करके दिन होने के कारण हम लोग यहाँ पर आकर थोड़ा सा कार्यक्रम और पूजन अर्चन की गई।
देर रात घर लौट रहे मेडिकल संचालक के साथ गाड़ी टकराने के विवाद में 3 बदमाशों ने चलाई गोली। आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। देर रात कार क्रमांक MP 13 CD 0099 में सवार होकर नवीन शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा हीरा मिल की चाल क्षेत्र स्थित तालाब के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान शराब के नशे में दुपहिया वाहन सवार 3 बदमाश कार से टकरा गए और नवीन को गाली देने लगे। नवीन के गाली देने से मना करने के दौरान एक बदमाश ने कट्टा निकालकर फायर कर दिया, जो कार के कांच पर लगा। सूचना मिलने पर थाना चिमनगंज पुलिस जांच के लिए पहुंची, मगर बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। इस बाबत मेडिकल संचालक नवीन शर्मा ने बताया, कुछ नहीं, ये रास्ते पे जा रहे थे, गाली गलौज हुई और उन्होंने बस फायर कर दिया। कौन लोग थे? पता नहीं सर कौन थे। कुछ हाथापाई तो नहीं कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी पे फायर करा हमने। कितने लोग थे? 3 लोग थे। चिमनगंज थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने घटना की पुष्टि की। नवीन शर्मा शिंदे नर्सिंग होम दशहरा मैदान के पास में, वहाँ पर ये मैनेजर हैं। आज 9:45 के लगभग ये अपने घर प्रेम एवेन्यू जा रहे थे, तो इधर जो 0 पॉइंट ब्रिज के राइट साइड में तालाब है, यहाँ जो जलता है रावण दहन वाला जो ग्राउंड है, तो मेन रास्ता बंद होने से ये पगडंडी टाइप का रास्ता है, यहाँ से अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में है ना 2 एक्टिवा मतलब मोपेड में 2 लोग दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए उनकी गाड़ी से टकरा गए और उनके बीच में फिर झगड़े हुआ, गाली गलौज हुई। गाली गलौज फरियादी को नवीन शर्मा को देने, उसने मना किया कि जो खर्चा है हमसे ले लेना, परंतु नहीं माने। बाबू और झगड़े में उन्होंने फायर किया ये, और आर्म्स कौन सा फायर है ये तो नहीं पता। और बाद में ये दोनों भग गए। इनके बाद में उन्होंने बताया कि एक और इनका साथी था जो पीछे के साइड था, वो बाद में भागा, लेकिन घटना के समय 2 लोग मौजूद थे। श्रद्धालु ने थमाए महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को नींबू मिर्ची टमाटर व सब्जी। पुजारी ने चढ़ा दिए शिवलिंग पर। कलेक्टर ने कहा जल्द ही नोटिस जारी करेंगे। वैसे तो भगवान की इच्छा के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता, मगर भक्ति की शक्ति देखिए। भक्त भोले बाबा पर हरी मिर्ची, नींबू, टमाटर और हरी सब्जी चढ़ा गया। हालांकि यह तभी संभव हुआ जब पुजारी ने श्रद्धालु के हाथों से सब्जियां ग्रहण की। अब अजीब गरीब वाक्या प्रथम दृष्टया विशुद्ध रूपेण परंपरा का उल्लंघन है, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी कहा कि परंपरा का उल्लंघन ना हो यह आवश्यक है। इस घटना को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए, ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में डाला गया है और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। जो बाबा महाकाल का शिवलिंग है उस पर किस तरीके से पूजा करनी है, क्या उसकी पद्धति रहेगी, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं और उसी के हिसाब से परंपरा के पालन के हिसाब से होती है। अगर परंपरा का कहीं निर्वहन नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, तो निश्चित रूप से पुजारी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी। टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें टीबी, HIV और डायबिटीज रोग का परीक्षण किया गया। गौरतलब है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित यह कैंप भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। 7 जून से इस कैंप में आकर 113 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के मार्गदर्शन में जिला क्षय अधिकारी सुनीता परमार, ADMO रेलवे डॉक्टर निमिषा जोशी, डॉक्टर उमेश राय, सुनील कुमार जाधव, जिला क्षय केंद्र मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेणुकर डामोर आदि ने परीक्षण किया। जिला क्षय अधिकारी सुनीता परमार ने बताया, भारत शासन का जो आदेश था उसके परिपालन में हम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके फैमिली वालों के लिए अभी तक 2 कैंप लगा लिए हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी संभावित टीबी पेशेंट या जिनको सर्दी खांसी बुखार वजन कम या पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उनकी हम ऑन स्पॉट स्क्रीनिंग कर लें और स्पूटम की जांच कर लें। वो टीबी की स्क्रीनिंग हो जाती है, जांच हो जाती है, डायबिटीज़ की जांच हो जाती है, HIV की जांच हो जाती है, तो पेशेंट पकड़ में आ जाते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से मची त्राही। नागरिकों ने निकाला सरकार पर गुबार। संचालकों ने कहा खपत हुई कम। जिस UPA सरकार के कार्यकाल में 50 से 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, उस सरकार को कोसने वाली NDA जब सत्ता में है तो पेट्रोल अब लंबी छलांग लगाता हुआ 110 रुपए के पार हो गया। प्रत्येक घर के बजट को बिगाड़ देने वाली इस सरकार से खफा आम आदमी इस सरकार से अब निजात पाना चाहता है। वह जानता है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से महंगाई ने लंबी छलांग लगाई है। सुनिए गुस्साए वयोवृद्ध नागरिक मुरलीलाल सोनी की तीव्र प्रतिक्रिया।
सही मायने में अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि हर घर की बजट व्यवस्था बिगाड़ देगी। ये पेट्रोल और डीजल इनकी महंगाई से अचानक हर चीज़ की कीमत में उछाल आ गया और घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तो कहूँ इस सरकार को तो जितनी जल्दी हो सके जनता तिलांजलि दे दे तो बहुत बढ़िया है। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार से क्या फ़ायदा जो जनता का खून चूस रही है और अपने नेताओं का घर भर रही है, अपने भंडार को भरे जा रही है और जनता को नीचे से नीचे गिराती जा रही है। इसी तरह युवा सोमेश तिवारी का कहना है कि अब आधा काम पैदल ही चलकर करना पड़ता है, गाड़ी चलाना अब बस की बात नहीं। सर जैसे पहले मैं 500 का पेट्रोल डलाकर पूरा यानी आधे से ज़्यादा काम निपटा था, सर अब वो आधे से आधे काम हो रहे हैं मेरे। यानी अधिकतर जगह सर ऐसा हुआ है कि अब पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद से और ज़्यादा महामारी में सर 7 से 8 रुपये बढ़ा दिए गए। तो सर अब जहां मैं 2 काम करता था गाड़ी से, आज वो 1 ही करना पड़ रहा है, ताकि पैदल ही घूमकर काम करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप संचालक और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि लोहिया का कथन है, पेट्रोल खपत कम होने को लेकर वे कहते हैं 110 रुपए के पेट्रोल में 60 रुपए तो टैक्स में ही निकल जाते हैं। ये सब पेट्रोल डीजल की लगातार मूल्य वृद्धि से पेट्रोल डीजल के सेल पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा है, सेल कम हुआ है। परंतु चूँकि अभी कोविड काल चल रहा है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट तो ये नहीं बता पाएंगे कि कितना सेल डाउन हुआ है रेट के मारे। बट जो हमारी कस्टमर से बातचीत होती है तो करीब करीब 10 से 15% का जो पेट्रोल का सेल डाउन है वो पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के कारण है। और हम अगर बात करें मूल्य वृद्धि कितनी हुई है तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक करीब 5.5 महीने में पेट्रोल में 13 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई है और डीजल में 14 रुपये की। वकीलों की कोठी स्थित बैठक से चोर पंखे चुरा कर ले जा रहे हैं, चौकीदार के होते हुए चोर कर रहे हैं दुस्साहस। लॉकडाउन में अन्य स्थानों की तरह कोठी पर भी चहल पहल घटी, फिर रात्रिकालीन सन्नाटे के होने से चोरी की वारदातों में वृद्धि हो गई। इसी क्रम के चलते चोर चौकीदार के होते हुए वकीलों की बैठक से पंखे चुरा कर ले गए। जिन टेबल कुर्सियों को जंजीर से बांधा जाता है उन पर भी हाथ साफ कर गए। पंखे चोरी की इन घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट ईश्वर बामनिया और विनोद शर्मा। यहाँ क्या है, पुरानी कोर्ट में वकीलों की बैठक व्यवस्था में पंखे लगे हुए थे। क्या हुआ कि अभी लॉकडाउन के समय वकीलों का दिन में आना कम हुआ और शाम के समय से यहाँ कहीं ना कहीं सुनसान देख के वो नशेड़ियों ने पंखे निकाल लिए और धीरे धीरे अभी 2-1 महीने से तो ज़्यादातर लोहे की टेबलें उठा जाना, जंजीरों से बांधने के बाद भी तोड़ के ले जाना, इस प्रकार की घटनाएं अभी लॉकडाउन के बाद से 2 महीने में बढ़ी है। अब यहाँ वकीलों पर दोहरी मार हो गई है, यहाँ काम धंधे थे नहीं और अब ये पंखे भी लाके लगा। 2-3 महीने से यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। पंखे निकालना, हमको जो कुर्सियाँ रहती हैं इनको तो हम जंजीर से बांध के रखते हैं, फिर भी सर लोग इनको भी तोड़ के ले जा रहे हैं यहाँ से। वो पंखे तो मतलब हर महीने 2-3 महीने 4 महीने में पंखे यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। चामुंडा माता चौराहे पर आयशर और मोपेड की हुई टक्कर, मोपेड चालक ससुर की मौके पर मौत, बहू गंभीर रूप से घायल। सार्वजनिक सूचना के अभाव में दिव्यांग और महिलाएं जन सुनवाई के लिए पहुंचे, कलेक्टर ने किया आश्वस्त। लगेगी कक्षा 15 से 30 जून तक टीवी पर और 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत। रैली निकालकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दिया ज्ञापन और मलखम दिवस पर व्यायामशालाओं में साधकों ने किया अपनी साधना का प्रदर्शन। उज्जैन में है मलखम की दीर्घ परंपरा। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।